स्केलेटन की बात करें अपने यहाँ कि स्केलेटन का फंक्शन क्या होता है, तो हम बोलते हैं ये हमारे बॉडी फ्रेमवर्क को बनाता है। इस मस्कुलर मूवमेंट में हमारे यहाँ दो कंपोनेंट पार्टिसिपेट करते हैं, एक तो हमारी मसल्स हो गई और दूसरा हमारे जो हो गए स्केलेटन हो गए यानी बोन्स हो गए। ऐसे हम काउंट करेंगे तो देखेंगे कि हमारे स्कल में 29 बोन पाई जाती है। आपके एनसीईआरटी में जो लाइन मेंशन है वो बोलता है कि द मेजर पार्ट ऑफ आवर स्कल इज मेड अप ऑफ क्रेनियम एज वेल एज फेशियल बोन। तो एक ईयर के पास एक सेट ऑफ ईयर ऑसिकल पाया जाता है और एक सेट ऑफ ईयर ऑसिकल में 3 बोन्स होती हैं जिनका नाम होता है मैलियस, इंकस और स्टेप्स बोन्स के अलावा। ठीक है, तो ऐसे ज्वाइंट को हम साइनोवियल ज्वाइंट कहते हैं और आपके बुक में जो लिखा हुआ है लाइंस वो साइनोवियल ज्वाइंट्स के बारे में ही लिखा हुआ है। इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट्स ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल। यूरिक एसिड के क्रिस्टल यहाँ बनने लगते हैं। परमिट द लिमिटेड मूवमेंट, दैट्स व्हाई इसे हम इन पार्शियली मूवेबल और इसे हम इमूवेबल ज्वाइंट भी बोलते हैं। हेलो रॉक स्टार्स, तो स्वागत है आपका इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य। केवल पढ़ाई नो बकवास। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे और आज हम दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं मूवमेंट एंड लोकोमोशन का। जैसा कि आपको पता है कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट जब हम पढ़ रहे थे, शुरू किए थे, तो हमने बताया था कि इसके दो कंपोनेंट होते हैं। दो कंपोनेंट में एक मसल्स हमारी होती हैं जिसको कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और दूसरा हमारे पास हमारा स्केलेटन होता है। तो आज दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अपने स्केलेटन के बारे में। तो अगर हम देखें, जैसा कि हमें पता होता है कि अगर हम स्केलेटन की बात करें अपने यहाँ कि स्केलेटन का फंक्शन क्या होता है, तो हम बोलते हैं ये हमारे बॉडी फ्रेमवर्क को बनाता है। लेकिन पूछा जाए कि व्हाट इज द मोस्ट प्रिमिटिव फंक्शन ऑफ आवर स्केलेटल सिस्टम। मोस्ट प्रिमिटिव यानी बहुत पुराने समय से हम देखते हैं अगर, तो हमारे यहाँ स्केलेटल सिस्टम का जो फंक्शन था दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ डेलिकेट ऑर्गन्स। हमारे जितने भी डेलिकेट ऑर्गन्स हैं उनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। अब कहोगे सर जी कैसे प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे देखिए सर में देखेंगे हम क्रेनियम होता है हमारे, जिसे हम ब्रेन बॉक्स कहते हैं, और खुदा ने हमारे ब्रेन बॉक्स में हमारे ब्रेन को लॉन्च किया हुआ है। क्योंकि हमारा ब्रेन बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है तो उसको कहीं ना कहीं ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फिर हम बात करें कि और भैया कहाँ पे है, तो हमारे यहाँ हमारे लंग्स जो हैं हमारे रिब केज में बने हुए हैं रिब्स के द्वारा, तो रिब केज में प्रोटेक्टेड है, और वहीं कहीं ना कहीं हमारा हार्ट भी लगा हुआ है। प्लस हम फ्लोटिंग रिब्स की जब हम बात करते हैं कि ऐसे रिब्स जो फ्लोट कर रहे हैं, जो हमारे स्टर्नम पे आके अटैच नहीं हुए हैं, तो हम देखते हैं कि जो फ्लोटिंग रिब्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे किडनी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो द प्राइमरी फंक्शन या द मोस्ट प्रिमिटिव फंक्शन ऑफ आवर स्केलेटल सिस्टम इज टू प्रोटेक्शन ऑफ डेलिकेट ऑर्गन्स। ठीक है कि हमारे बॉडी फ्रेमवर्क को बनाता है, जैसा भी हमारा ढांचा है, जैसा भी हम दिख रहे हैं, वो बस और बस अपने स्केलेटल की वजह से दिख रहा है। अगर हमारे स्केलेटन को निकाल दिया जाए तो हमारे अंदर बस जो मसल्स बचेंगी उसको झोले में पैक करके हम टहल सकते हैं मार्केट में। अब वो स्केलेटन, अब वो जो मसल्स वाला हिस्सा है वो घोड़े का है, हाथी का है, किसका है, मैटर नहीं करता। यानी जो 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 भी एनिमल जिस तरह से भी दिख रहा है हमें आज के डेट में, वो अपने बॉडी फ्रेमवर्क की वजह से दिख रहा है। और बॉडी फ्रेमवर्क बनाता कौन है, तो बॉडी फ्रेमवर्क हमारे यहाँ हमारा स्केलेटल सिस्टम बनाता है। चूंकि चैप्टर का नाम लोकोमोशन एंड मूवमेंट है, तो हमारे यहाँ जब हम मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, लोकोमोशन परफॉर्म करते हैं, तो मस्कुलर मूवमेंट का जो टाइप होता है, जो मस्कुलर मूवमेंट का जो टाइप होता है, उसमें क्या होता है कि इस मस्कुलर मूवमेंट में हमारे यहाँ दो कंपोनेंट पार्टिसिपेट करते हैं। एक तो हमारी मसल्स हो गई और दूसरा हमारे जो हो गए स्केलेटन हो गए यानी बोन्स हो गए, जो कि हमारे लिम्स बनाते हैं। तो इसी बात पे हम डिस्कस करेंगे, हम जानेंगे कि हमारे यहाँ स्केलेटन है कैसा, कौन कौन सी बातें हैं इसकी। स्केलेटन की बात करेंगे तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि चलो हम स्केलेटन की बात कर लें, तो हम पहले कुछ बेसिक बातें लिख लेंगे कि इट फॉर्म्स बॉडी फ्रेमवर्क। अगर हम स्केलेटल सिस्टम की बात करेंगे या स्केलेटन की बात करेंगे, स्केलेटन या स्केलेटल सिस्टम की बात करें, तो हमारे यहाँ स्केलेटन करता क्या है भैया, तो बॉडी फ्रेमवर्क बनाता है। क्या करता है, बॉडी फ्रेमवर्क बनाता है, बॉडी फ्रेमवर्क। चलो भैया फ्रेमवर्क बना रहा है बॉडी का, अच्छी बात है, लेकिन हम ये बात भी जरूर लिखेंगे कि मोस्ट प्रिमिटिव फंक्शन ऑफ our skeleton is protection of delicate organs,
अगर हम देखें कि कौन कौन से ऑर्गन्स स्टिल रिप्रेजेंट करते हैं इस बात को, तो हमारे यहाँ कुछ ऑर्गन्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ ब्रेन है, प्रोटेक्टेड है क्रेनियम में, हमारे यहाँ लंग्स हैं, प्रोटेक्टेड है रिबकेज में, हमारे यहाँ हार्ट है, प्रोटेक्टेड है रिबकेज में, हमारे यहाँ किडनी है, प्रोटेक्ट होती है किससे, हमारे यहाँ फ्लोटिंग रिब्स से। तो अपार्ट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ बॉडी फ्रेमवर्क, द मोस्ट प्रिमिटिव फंक्शन ऑफ आवर स्केलेटल सिस्टम इज टू प्रोटेक्शन ऑफ डेलिकेट ऑर्गन्स। फिर हम बात करें कि भैया हमारे यहाँ स्केलेटन अगर हम देखें तो है कौन कौन सी बोन, क्योंकि बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं बॉलीवुड के गुंडों ने 206 हड्डियां तोड़ भी दी। तो बात करें अगर हम कि भैया 206 हड्डियां कहां पाई जाती हैं, कैसे हम अरेंज करते हैं, इसकी बात करेंगे। जब हम बात करेंगे इसकी कि कौन कौन से हैं बोन्स, तो हमने बेसिकली अपने स्केलेटन को दो हिस्सों में बांट लेते हैं। अपने स्केलेटन को दो हिस्सों में बांट लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा पार्ट है। दो हिस्सों में बांटते हैं तो कौन कौन सा दो हिस्सा होता है, तो एक होता है हमारा एक्सियल स्केलेटन। क्या होता है भैया, एक्सियल स्केलेटन। और दूसरे को बोलते हैं हम क्या, अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन में हम डिवाइड कर लेते हैं। जब भी हम बात करते हैं एक्सियल या अपेंडिकुलर स्केलेटन की, तो एक्सियल स्केलेटन हम हमारे मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी, यानी हमारा ब्रेन हो गया, यानी ये वाला इलाका हो गया स्कल वाला, फिर हमारा स्टर्नम हो गया, वर्टिब्रल कॉलम हो गई, ये सब पार्ट बनाता है हमारे यहाँ किसका, एक्सियल स्केलेटन का, यानी मेन बॉडी पार्ट में जो प्रेजेंट है। फिर जो हमारे यहाँ बॉडी के अपेंडेजेस हैं, जो जिनको कि हम लिम्स बोल रहे हैं, ये लिम्स में जो बोन है उनको हम अपेंडिकुलर स्केलेटन की कैटेगरी में रखते हैं। तो हम काउंट करते जाएं, जैसे कि हम जान रहे हैं कि हमारे स्केलेटन की हम बात करेंगे, तो अगर एडल्ट स्केलेटन की बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे एडल्ट की, तो हमारे यहाँ 206 हड्डियां पाई जाती हैं। अगर हम बात करेंगे चाइल्ड की, बच्चे की, तो याद रहे हमारे यहाँ 213 हड्डियां पाई जाती हैं। और फीटस की बात करेंगे तो लगभग 306 प्लस हड्डियां पाई जाती हैं। इसी बोन को यानी इसी स्केलेटन को हमें दो हिस्सों में करके पढ़ना है, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब हम बात करेंगे एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे। तो एक्सियल स्केलेटन को भी फर्दर डिवाइड करें हम तो बहुत सारे हिस्सों में बांटा गया है। कौन कौन से हिस्से हैं भैया, तो एक्सियल स्केलेटन में पहला जो हिस्सा है वो है स्कल। क्या है भैया, स्कल। एक्सियल स्केलेटन का पहला कंपोनेंट जो है स्कल है। फिर इसी एक्सियल स्केलेटन की बात जब हम करेंगे तो स्कल के बाद हम आएंगे स्टर्नम पे, स्टर्नम के बाद हम आएंगे वर्टिब्रल कॉलम पे, और वर्टिब्रल कॉलम के बाद हम आएंगे रिब्स पे। वर्टिब्रल कॉलम के बाद आएंगे किस पे भैया, रिब्स पे आएंगे, हम आएंगे रिब्स पे। पहले मोटा मोटी करके इनके नंबर्स जान लेते हैं कि भैया रिब्स में कितनी बोन पाई जाती हैं, वर्टिब्रल कॉलम में कितनी बोन पाई जाती है, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी प्रॉपर होती चली जाएगी। आपके एनसीईआरटी में स्कल के बारे में एक लाइन लिखी हुई है कि हमारा स्केलेटन मेजरली बना हुआ है दो चीजों से। मेजर तरीके से देखिए अपने स्केलेटन को तो दो चीजों से, दो कंपोनेंट से बना हुआ है, और लिखा हुआ है क्या कि आवर स्कल कंसिस्ट ऑफ 22 बोन्स एंड द मेजर पार्ट ऑफ आवर स्कल इज मेड अप ऑफ फेशियल एज वेल एज क्रेनियल बोन। लेकिन याद रहे कि जब भी हम स्कल की बात करेंगे तो हम 29 बोन का जिक्र करेंगे, 29 बोन्स का जिक्र करेंगे। उस लाइन को जरूर ध्यान देंगे, उसमें बोला गया है कि मेजर पार्ट यानी मैक्सिमम पार्ट हमारे स्कल का अगर हम देखें तो 22 बोन से बना हुआ है। लेकिन अगर हम पूरे नंबर को काउंट करें स्कल में पाए जाने वाले बोन्स के, तो 29 बोन्स होती हैं हमारे स्कल में। इस स्कल के बोन्स को हमने डिवाइड किया है क्रेनियम रीजन में, फेशियल, ईयर ऑसिकल्स हमारी, जो कि मेजर हिस्सा तो नहीं है, बहुत छोटी होती हैं इसलिए इसका जिक्र नहीं किया गया है, और हमारे यहाँ एक बोन हमारे स्कल के बेस पे पाया जाता है हाइड बोन। अभी जब हम काउंट करेंगे तो देखेंगे क्रेनियम हमारा 8 बोन से बना हुआ है
और फेशियल रीजन में हमारे यहाँ 14 बोन पाई जाती है। हम जानते हैं कि हमारे एक ईयर में 1 सेट ऑफ ईयर ऑसिकल पाया जाता है जो 3 बोन से बना होता है, मैलस, इंकस और स्टिप्स से। तो 6 ईयर ऑसिकल और हार्ड बोन एक सिंगल बोन होती है। ऐसे हम काउंट करेंगे तो देखेंगे कि हमारे स्कल में 29 बोन पाई जाती है। आपके एनसीईआरटी में जो लाइन मेंशन है वो बोलता है कि द मेजर पार्ट ऑफ आवर स्कल इज मेड अप ऑफ क्रेनियम एज वेल एज फेशियल बोन्स एंड दैट इज 22 बोन्स। तो आपको लाइंस को जरूर समझना पड़ेगा, लाइंस पे रुकना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि भैया लाइंस में बोल क्या रहा है। अगर आपके पास ऑप्शन में केवल 22 बोन्स हैं स्कल के तो आपका आंसर वही होगा, लेकिन अगर स्कल में बोन पूछे जाएं और ऑप्शन में 29 है तो 29 इज द श्योर, यही एक डेफिनेट आंसर होगा आपका। फिर हम बात करें कि स्कल के बाद अभी हम एक एक बोन्स को देखेंगे कि स्कल में कौन कौन सी बोन पाई जा रही हैं, बट स्टिल स्कल के बाद हमारे यहाँ स्टर्नम पाया जाता है इस इलाके में। वेंट्रल सरफेस पे हमारे यहाँ स्टर्नम होता है जो नंबर में 1 होता है, जो नंबर में 1 होता है। फिर हम बात करें अपने वर्टिब्रल कॉलम की तो एडल्ट में 26 पाया जाता है, एडल्ट में भैया 26 पाया जाता है। वही अगर हम बच्चों की बात करें तो चाइल्ड में जो है 33 पाया जाता है, और यही 7 का डिफरेंस आपको यहां दिखाई दे रहा है। अभी हम देखेंगे कि हम इसको भी कैसे बांट लेते हैं। जो वर्टिब्रल कॉलम हमारे यहाँ पाया जाता है हम बोलते हैं कि हम इसको इलाके के हिसाब से बांट लेते हैं। वर्टिब्रल कॉलम जो हमारे नेक के इलाके में है उसे हम सर्वाइकल वर्टिब्री कहते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वाइकल वर्टिब्री। और सर्वाइकल वर्टिब्री नंबर में काउंट करेंगे तो 7 होते हैं। फिर हमारे जो थोरैक्स वाले रीजन में पाए जाते हैं उसे हम थोरैसिक वर्टिब्री कहते हैं, थोरैसिक। ये नंबर में 12 होते हैं। फिर हमारे यहाँ लंबर पाए जाते हैं जो हमारे एब्डोमिनल रीजन में है, लंबर हमारे यहाँ नंबर में 5 होते हैं। फिर हमारे यहाँ सैक्रम पाया जाता है और सैक्रम में 5 फ्यूज होके 1 बनाते हैं। और फिर हमारे यहाँ कोकिक्स पाया जाता है या काउडल कहते हैं, यहां पे 4 फ्यूज होके 1 बोन बनाते हैं। तो बच्चों में फ्यूजन नहीं होता है इसलिए बच्चों में हम काउंट करते हैं 33 और हम एडल्ट में काउंट करते हैं 26। फिर हमारे यहाँ रिब्स की बात करें तो हमारे यहाँ 12 पेयर रिब्स पाई जाती हैं, यानी नंबर में 24 बोन्स होती हैं। अगर ऐसे हम काउंट करेंगे, जोड़ेंगे तो यहाँ पे 29 बोन इनकी, एक हमारे स्टर्नम की हो गई 30, 26 बोन यहां पे हो गई और 24 बोन यहां पे हो गई। तो हम बोलते हैं कि हमारा एक्सियल स्केलेटन जो है उसमें 80 बोन पाई जाती है एडल्ट में और 86 बोन पाई जाती है चाइल्ड में। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। ये सारे स्टेटमेंट जो हम दे रहे हैं क्वेश्चंस हैं आपके यहाँ, सारे स्टेटमेंट क्या है, एक क्वेश्चन है आपके यहाँ, ऐसे पूछे गए। फिर हम बात करेंगे वही अपेंडिकुलर स्केलेटन की। तो हमारे यहाँ अपेंडिकुलर स्केलेटन को भी हम 2 कंपोनेंट में बांट लेते हैं। खैर इसको हम बांट लेंगे, लेकिन यहां पता होना चाहिए कि 126 बोन पाई जाती है। 126 बोन हमारे यहाँ अपेंडिकुलर स्केलेटन में पाई जाती है। अब हम शुरुआत करेंगे यहाँ स्कल से। स्कल से शुरुआत करेंगे तो आपके एनसीईआरटी में जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि द मेजर पार्ट ऑफ आवर स्केलेटन या द मेजर पार्ट ऑफ आवर स्कल इज मेड अप ऑफ फेशियल एज वेल एज क्रेनियल बोन्स। इन्हीं बोन्स को हम दिखाना चाहते हैं। जैसे हम क्रेनियम की बात करें, क्रेनियम में हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ 8 हड्डियां पाई जाती हैं और फेशियल रीजन में हम बोलते हैं कि 14 हड्डियां पाई जाती हैं। थोड़ा इनका नंबर देख लें, नाम देख लें भैया। जब हम क्रेनियम रीजन की बात करेंगे जो ब्रेन बॉक्स जिसे हम कहते हैं, और जब हम फेशियल रीजन की बात करेंगे, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा कि क्रेनियम मतलब ब्रेन बॉक्स। तो जो हमारा ब्रेन जो एक बक्से में रखा हुआ है, तो बक्से के फ्लोर की जो हड्डी है, मान लीजिए इसे बक्सा एज्यूम करिए तो इसके नीचे एक फ्लोर होगा, वो बनाता है हमारा स्फिनॉइड बोन। बहुत सिंपली करके नाम सोचेंगे, स्फिनॉइड बोन। हम बोलते हैं कि फ्लोर ऑफ द क्रेनियम इज फॉर्म्ड बाय द स्फिनॉइड बोन। वहीं अगर हम बात करें तो हमारे जो ये फ्रेम है, जो हमारा ये फ्लोर है, ये वाला तो बोन फेशियल बोन है, बट स्टिल इसके आगे एक छोटा सा बोन लगा होता है क्रिब्रिफॉर्म फॉर्म में, इसे हम बोलते हैं इथमोइड बोन। हम बोलते हैं कि हमारे क्रेनियम का इंटीरियर पार्ट बनाता है। फिर हमारे यहाँ फेशियल बोन है,
फेशियल बोन जो है हमारे यहाँ, फ्रंटल बोन, सॉरी कौन सा बोन है, फ्रंटल बोन। ये फ्रंटल बोन को हम काउंट कर लेते हैं कहां पे, क्रेनियम वाले रीजन में ही, इसीलिए हम फेशियल रीजन में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रंटल बोन हमारा यहां से है और यहां तक लगभग पार्ट बनाता है, तो हम एक ही जगह कंसीडर करते हैं उसे, फ्रंटल हो गया। फिर हम देखेंगे तो हमारे यहां दो पेराइटल ऐसे लगे हुए, दो पेराइटल बोन है, पेराइटल। साइड से लगे हुए दो टेम्पोरल बोन है, तो टेम्पोरल, और पीछे की तरफ एक ऑसिपिटल बोन है, तो ऑसिपिटल। अगर हम नंबर काउंट करें तो स्फिनाइड 1 है नंबर में, इथमोइड 1 है नंबर में, फ्रंटल 1 है नंबर में, पेराइटल 2 है, टेम्पोरल 2 है और ऑसिपिटल 1 है। इस तरह से हम काउंट करें तो हम क्रेनियम के 8 बोन को देख पा रहे होंगे। फिर हम आए अगर फेशियल रीजन में, तो जैसा कि हमने बताया कि फेशियल रीजन में जो भी बोन्स हैं उसमें हम फ्रंटल बोन को हम क्रेनियल रीजन में ही काउंट कर चुके हैं, तो इसे हम काउंट नहीं करेंगे। तो अगर हम देखेंगे कि फेशियल रीजन में और कौन सी बोन बची, तो फेशियल रीजन में हमारे यहाँ टोटल 14 बोन पाई जाती है। अगर हम फ्रंटल से नीचे उतरे तो सबसे पहले हम नाक देखेंगे, तो नाक के लिए नेजल बोन है। क्या है भैया, नेजल। कितना है नंबर में भैया, 2। फिर नाक के नीचे जब जाते हैं तो एक प्लेट नुमा बोन लगी होती है, जैसे मान लीजिए हमारा नाक का दोनों ओ है, तो यहां पे एक प्लेट नुमा बोन लगी होती है, इसे हम बोलते हैं बोमर। क्या बोलते हैं भैया, बोमर। सिंगल नंबर में होता है, एक होता है नंबर में। फिर हम अपने ऑर्बिट को देखें आंख के, तो यह इधर हमारे यहां लेक्राइमल बोन है, तो 2 लेक्राइमल बोन। फिर हम नाक में ही देखें तो हमारे यहां कॉन्का बोन पाया जाता है। हम देखेंगे टर्बिनेट्स पाई जाती हैं हमारे यहां, उसमें से हम बात करते हैं इंफीरियर कॉन्की की। ये 2 नंबर में होती है, इंफीरियर कॉन्की 2 नंबर में होती है। फिर हम बात करें अगर, तो हमारे यहां जाइगोमा जो चिक बनाता है हमारा, तो 2 जाइगोमेटिक बोन पाई जाती है, जाइगोमेटिक। कितना होती है भैया, 2 होती है। फिर हम बात करें तो हमारे यहां अपर जॉ जो है, हमारा जो जबड़ा बना हुआ है, इसमें मैक्सिला पाई जाती है, और मैक्सिला के पोस्टीरियर रीजन में पैलेट पाई जाती है, पैलेटाइन बोन। मैक्सिला 2 इन नंबर होती है, पैलेटाइन 2 इन नंबर होती है। और बात करें अगर उसके बाद, तो हमारे यहां लोअर जो होता है वो बना होता है मैंडिबल से, जो नंबर में 1 होता है। अगर हम काउंट करें तो 2, 3, 2, 5, 7, 2, 9, 2, 11, 13 और 14, ये टोटल 14 बोन हमारे यहाँ कहाँ पाई जाती है, फेशियल रीजन में। और यही स्टेटमेंट आपके यहाँ मेंशन है कि आवर स्कल कंसिस्ट ऑफ 22 बोन्स विच इज मेजरली फॉर्म्ड बाय द फेशियल एज वेल एज क्रेनियल बोन्स। लेकिन इसके अलावा भी देखें तो हमें यहाँ पे बेस पे दिख रहा होगा हाइड बोन, तो एक हमारे यहाँ हाइड बोन हो जाएगा। और कान में हमारे यहाँ ईयर ऑसिकल्स दिखाई गई हैं आपके एनसीईआरटी में, तो एक ईयर के पास एक सेट ऑफ ईयर ऑसिकल पाया जाता है, और एक सेट ऑफ ईयर ऑसिकल में 3 बोन्स होती हैं जिनका नाम होता है मैलियस, इंकस और स्टेप्स। तो हमारे यहाँ 2 कान खुदा ने दिए हैं, तो 2 सेट ऑफ ईयर ऑसिकल्स होंगी, यानी 6 हड्डियां पाई जाती हैं हमारे कान में। तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स जब हम काउंट करते हैं अपने यहाँ स्कल में, तो हमें 29 बोन दिखाई देती है। तो उम्मीद करता हूं कि ये नाम आपको याद रहेंगे, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी रहेगी। फिर स्कल से नीचे अगर हम चलें, तो स्कल से नीचे चलें तो हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम की। हमारे पास एक स्टर्नम है, अच्छी बात है, लेकिन हम बात करते हैं अपने वर्टिब्रल कॉलम की। वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो हमने बताया था कि वर्टिब्रल कॉलम एडल्ट में 26 होती हैं, और अगर हम बात करें चाइल्ड में, तो चाइल्ड में हमारे यहाँ वर्टिब्रल कॉलम की संख्या 33 होती है। तो अगर हम काउंट करें तो हमने अपने वर्टिब्रल कॉलम को रीजन के हिसाब से बांट रखा है। जैसे मान लीजिए यहां लिखा है सर्वाइकल वर्टिब्री, तो सर्वाइकल वर्टिब्री में हमारे यहां 7 बोन पाई जाती है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं C1, C2, C3, C4, C5, C6 एंड C7।
ऐसे हम काउंट कराते हैं। सर्वाइकल रीजन में हमारे यहाँ 7 वर्टिब्री पाई जाती है, जिसमें अगर हम C1 की बात करें तो एटलस, और C2 की बात करें तो हम नाम देते हैं एक्सिस। इन दोनों को हमने नाम दिया हुआ है एटलस और एक्सिस, ठीक है। फिर हम बात करें थोरैसिक रीजन में पाए जाने वाली वर्टिब्रीज की, यानी यहां से यहां तक की, तो इसको हमने T1 से लेके और T12 तक डिवाइड किया है, यानी 12 पाई जाती है। फिर हम बात करते हैं लंबर रीजन में, तो लंबर रीजन में जो वर्टिब्री है वो फर्दर क्लासिफाइड है, कहां से, L1 से लेके L5 तक। फिर हम आते हैं अपने यहाँ सैक्रम रीजन में, तो चाइल्ड में तो सैक्रम में 5 जो बोन होती हैं वो फ्यूज नहीं होती हैं, तो हम 5 काउंट करते हैं, लेकिन एडल्ट में क्या होता है 5 फ्यूज होके 1 बनाती। वही बात करें कोकिक्स यानी काउडल रीजन की, तो एडल्ट में 4 बोन फ्यूज होके 1 बोन बनाती है। इसलिए जब हम काउंट करते हैं अपने वर्टिब्री को, तो एडल्ट में हम 26 काउंट करते हैं और चाइल्ड में हम काउंट करते हैं कितना, तो चाइल्ड में काउंट करते हैं हम 33। फिर यहां पे देख रहे होंगे कि जो वेंट्रल सरफेस है हमारे यहाँ, वेंट्रल सरफेस पे आपको एक बोन दिखाई दे रही होगी जो ऐसे है स्ट्रक्चर वाइज, और इस बोन को हम नाम देते हैं क्या, इस बोन को हम नाम देते हैं स्टर्नम। क्या बोल रहे हैं भैया इसका नाम, तो हम बोल रहे हैं स्टर्नम है। ये हमारा कौन सी बोन है भैया, तो ये हमारी स्टर्नम है। स्टर्नम हमारे यहाँ 1 नंबर में होती है, और वर्टिब्रल कॉलम से एराइज होने वाली जो रिब्स हैं वो आके हमारे यहाँ स्टर्नम पे अटैच होती हैं। थोड़ा हम उनका अटैचमेंट देख लें भैया कैसा होता है। इनके अटैचमेंट की अगर हम बात करेंगे दोस्त, तो इनका अटैचमेंट कुछ ऐसा होगा कि अगर हम वेंट्रल सरफेस पे अपने यहाँ आपको महसूस कराएं कि हमारा ये क्या है, स्टर्नम है, हमारा क्या है, स्टर्नम है, जो कि हमारे यहाँ वेंट्रल सरफेस पे मौजूद है, तो यहां पे हम बना लेंगे क्या, वर्टिब्रल कॉलम को। और वर्टिब्रल कॉलम में भी किस वर्टिब्रल कॉलम को, तो थोरैसिक वर्टिब्रीज को, जो कि 12 नंबर में होती है। नंबर में कितनी होती हैं दोस्त, 12। ये 12 हमारे यहाँ थोरैसिक वर्टिब्री हमने बना दी है। ये 12 थोरैसिक वर्टिब्री कुछ इस तरह से आके हमारे स्टर्नम पे लगी होती है। अरेंजमेंट देख लेंगे क्योंकि बहुत सारे सवाल पूछे गए इस पार्ट से। तो जो 7 वर्टिब्री हमारे यहाँ होती हैं वो स्टर्नम पे आके डायरेक्टली अटैच होती हैं। 7 जो वर्टिब्री हैं आके स्टर्नम पे हमारे यहाँ डायरेक्टली अटैच होती हैं। जो हमारे यहाँ 8वीं हो गई, जो 9वीं हो गई, और जो 10वीं हो गई, ये हमारे यहां फ्यूज होने से पहले कार्टिलेज के मदद से जुड़ते हैं आके यहाँ पे हमारे स्टर्नम पे, ऐसे पहले फ्यूज होते हैं आपस में, फिर आके हमारे स्टर्नम पे ऐसे जुड़ते हैं। जो हमारे यहाँ 11वीं और 12वीं वर्टिब्री होती हैं वो फ्लोट करती रहती है, ऐसे फ्लोट करती रहती है। तो हमने नाम दिया है इसको, जो यहां से यानी 1 से लेके 7 तक की जो वर्टिब्री होती हैं उन्हें हम बोलते हैं ट्रू रिब्स। क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स, क्योंकि ये आके हमारे यहाँ स्टर्नम पे डायरेक्टली अटैच होती हैं। इनको हम एक नाम भी देते हैं, बोलते हैं वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स,
इन्हें हम नाम देते हैं क्या, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स बोलते हैं। फिर वहीं हम बात कर लें जो 8 से लेके 10 तक की हैं, या जो 10 से 12 तक की हैं, इन दोनों को कॉम्बाइनली हम बोलते हैं फॉल्स रिब्स। क्या बोलते हैं, फॉल्स रिब्स, क्योंकि डायरेक्टली आके हमारे स्टर्नम पे अटैच नहीं होती हैं, लेकिन 8 से 10 जो है कार्टिलेज की मदद से आके जुड़ती हैं, तो इसे हम बोलते हैं वर्टिब्रोकॉन्ड्रियल रिब्स। वर्टिब्रोकॉन्ड्रियल रिब्स। और जो 10वां और 12वां, 11वां और 12वां होता है, सॉरी 11 और 12वां जो रिब्स होता है हमारे यहां, उसे हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग इसलिए बोल रहे हैं कि ये किसी भी सिरे पे जाके हमारे स्टर्नम से अटैच नहीं है, इसलिए हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। तो इस तरह से हम काउंट करेंगे तो हमने अपने एक्सियल स्केलेटन के 80 बोन का दर्शन कर लिया। एक्सियल स्केलेटन के 80 बोन को हमने देख लिया, ठीक है। फिर बात करेंगे, हमारे पास जो दूसरा कंपोनेंट है वो हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन है। क्या है भैया, अपेंडिकुलर स्केलेटन। दूसरा जो कंपोनेंट है क्या है, अपेंडिकुलर स्केलेटन है। अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करेंगे हम, तो हमने बताया था कि हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन पाई जाती है। कितनी बोन पाई जाती है भैया, 126 बोन पाई जाती है। इस अपेंडिकुलर स्केलेटन को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, एक को बोलते हैं गर्डल और दूसरे को बोलते हैं लिम्स। यानी गर्डल और लिम्स दो हिस्सों में हम बांट देते हैं अपने यहां किसको भैया, अपेंडिकुलर स्केलेटन को। हमारे यहां गर्डल भी दो तरीके के हैं, एक तो पेक्टोरल गर्डल और दूसरा पेल्विक गर्डल। गर्डल मतलब क्या होता है, बेल्ट, कोई ऐसी बोन जो आपके शरीर को चारों तरफ से घेर रही है, तो उसे गर्डल बोलते हैं। इसलिए हम यहां पे जो लगाते हैं उसे बेल्ट ही बोलते हैं, हमारे शरीर को चारों तरफ से घेर रहा है। तो हमारे यहां गर्डल में देखेंगे अगर, तो हमारे यहां खुदा ने गर्डल में दो तरह के गर्डल दिए हैं, पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल, और नीचे दिया है पेल्विक गर्डल। अगर हम गर्डल बोन की बात करेंगे तो जो हमारा पेक्टोरल गर्डल होता है ये बना होता है 4 बोन से। 4 बोन अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे पास पीछे की साइड से फील करिएगा तो ऐसे स्कैपुला बोन पाई जाती है, जिससे आके हमारी क्लेविकल अटैच होती है ऐसे। तो हमारे यहाँ पेक्टोरल गर्डल में 2 स्कैपुला और 2 क्लेविकल होते हैं, यानी टोटल 4 बोन होती है। कौन कौन सी भैया, तो 2 स्कैपुला, स्कैपुला को नाम देते हैं हम शोल्डर ब्लेड, और 2 हमारे यहाँ क्लेविकल होता है जिसे नाम देते हैं ब्यूटी बोन या कॉलर बोन। स्कैपुला को हम क्या बोलते हैं भैया, शोल्डर ब्लेड। कई बार सवाल पूछा गया आपसे, शोल्डर ब्लेड। और जो हमारे यहाँ क्लेविकल है इसे हम क्या बोलते हैं, ब्यूटी बोन या कॉलर बोन, ब्यूटी और कॉलर बोन, ठीक है। तो हमारे यहां पेक्टोरल रीजन में 4, पेक्टोरल गर्डल में 4 बोन्स पाई जाएंगी, और पेल्विक रीजन की बात करेंगे तो हमारे यहां 2 बोन्स पाई जाती, देखेंगे अभी। लिम्स की बात करें तो हमारे यहां 2 लिम्स हैं, 1 पेयर अपर लिम्स एंड 1 पेयर लोअर लिम्स। अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स। अगर हम बात करें अपने यहां तो देख रहे होंगे गर्डल बोन में हमारे यहां 6 हड्डियां पाई जा रही हैं, पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल में। और लिम्स में हमारे यहां कितनी हड्डियां पाई जाएंगी, 120। तो टोटल बोन जो हमने बताया था अपने यहां अपेंडिकुलर स्केलेटन में, उसका नंबर कितना था, 126। तो इस तरह 126 बोन हमारे यहां पाया जाता है, कहां पे, अपेंडिकुलर स्केलेटन में। अगर हम देखना चाहें एग्जैक्ट लोकेशन तो यही हमारा स्कैपुला है, जिसे हम शोल्डर ब्लेड कहते हैं। तो एक साइड का आर्म लिया है तो हम एक स्कैपुला दिखा पा रहे हैं और एक क्लेविकल दिखा पा रहे हैं आपसे। अगर दूसरे साइड का भी जोड़ लें तो ऐसा ही कुछ होता, तो हम बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल में भैया हमारे यहाँ जो है
2 बोन, 2 स्कैपुला और 2 क्लेविकल पाई जाती है। फिर यहीं से बात करें तो हमारे लिम्स स्टार्ट होते हैं और लिम्स में पहली बोन दी होगी ह्यूमरस। बहुत ध्यान से समझिएगा, ह्यूमरस आपको देखने में ही लग रहा होगा कि एक बोन से बनी हुई है। अपर लिम्स की बात करें तो ह्यूमरस के बाद हमारे जो अंगूठे वाला रीजन है उधर रेडियस 1, अल्ना 1। फिर आते हैं हम कार्पेल वाले रीजन में। कार्पेल वाले रीजन में हमारे यहां 8 बोन पाई जाती है। फिर आते हैं मेटाकार्पल रीजन में, तो यहां 5 बोन पाई जाती हैं। और फेलेंजेज की बात करते हैं तो हम लोग यहां पे 14 बोन पाई जाती है। अब काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 12 17, 1 2 3 11 16 30, टोटल 30 बोन यहां पाई जाती है हमारे एक अपर लिम्स में। और चूंकि 2 अपर लिम है तो टोटल 60 बोन हो गया। फिर हम बात करें यहां अपने लोअर लिम्ब की, तो यहां देखिए यहां जो गर्डल बोन बना हुआ है, पेक्टोरल गर्डल बोन बना हुआ है, वो फ्यूजन से बना है इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस के। 3 बोन फ्यूज होके गर्डल बोन बनाती हैं। तो 1 और 2, एक साइड से 1 और एक साइड से 1, 2, तो 2 बन गया। फिर हम लोअर लिम्ब की शुरुआत करें अगर हम, तो यहां फीमर है। फीमर के बाद हमें पटेला मिलता है जिसे हम सिस्मोइड बोन बोलते हैं। फिर हमारे यहाँ टीबिया है, फेबुला है। टार्सल्स में हमारे यहाँ क्या होती हैं, 7 बोन पाई जाती हैं। मेटाटार्सल्स में 5 बोन पाई जाती है और फेलेंजेज में 14। तो यहाँ अगर हम काउंट करेंगे तो फीमर 1, पटेला 1, टीबिया 1, फिबुला 1 और 7 टार्सल 11, मेटाफेलेंजेज 5, मेटाटार्सल 5 16 और फेलेंजेज 14 30, यानी टोटल 30 बोन यहां पाई जाती है। तो इस तरह से देखें तो 2 लोअर लिम्ब पाया जाता है तो 60 बोन यहां, तो लिम्स में हमारे यहां टोटल 120 बोन पाए जाते हैं। और इस तरह से हमने पूरा अपेंडिकुलर स्केलेटन में जो 126 बोन थे उसको काउंट कर लिया। उसको क्या कर लिया, काउंट कर लिया। बात करेंगे ज्वाइंट्स की, तो ज्वाइंट्स हमारे यहाँ एसेंशियल कंपोनेंट होता है लोकोमोशन मूवमेंट का। जब भी हम मस्कुलर मूवमेंट की बात करते हैं, जब भी हम बोलते हैं कि हमारे लिम्स इन्वॉल्व होते हैं लोकोमोशन में, तो हमारे यहाँ ज्वाइंट एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं। इतनी बातें ज्वाइंट्स के बारे में आपको बताई गई, आपके एनसीईआरटी में पैराग्राफ लिखे गए। लेकिन हम ज्वाइंट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में जानना चाहें तो हमारे यहाँ ज्वाइंट्स जो हैं 3 प्रकार के होते हैं। ज्वाइंट्स हमारे यहाँ जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो ज्वाइंट्स की बात करें तो ज्वाइंट्स कौन कौन से हैं, तो हमारे यहाँ जो ज्वाइंट होते हैं वो 3 प्रकार से कैटेगराइज किए गए हैं। बेसिकली कैसे भैया, तो एक बोलते हैं फाइब्रस ज्वाइंट। क्या बोलते हैं भैया, फाइब्रस ज्वाइंट। दूसरा हमारे यहां होता है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। और तीसरा हमारे यहां होता है क्या, साइनोवियल ज्वाइंट। तीसरा हमारे यहां क्या होता है भैया, साइनोवियल ज्वाइंट। अगर इनके नेचर के हिसाब से, जबकि हम बोल रहे हैं कि ज्वाइंट आर द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ लोकोमोशन और मूवमेंट, तो हम फाइब्रस या बात करें कार्टिलेजिनस या बात करें साइनोवियल की, तो कैसे मूवमेंट अलाउ करते हैं इसकी हम बात करें। फाइब्रस ज्वाइंट को हम इमूवेबल ज्वाइंट कहते हैं। फाइब्रस ज्वाइंट को हम इमूवेबल ज्वाइंट करते हैं, इमूवेबल। जो हमारे यहाँ कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होते हैं इन्हें हम पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट बोलते हैं, पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट, पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट कहते हैं। और जो हमारे यहां साइनोवियल ज्वाइंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या, मूवेबल ज्वाइंट, मूवेबल ज्वाइंट। हमारे यहां 3 तरह के ज्वाइंट पाए जाते हैं। नेचर वाइज हमने नाम दिया इनको, फाइब्रस ज्वाइंट, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट एंड साइनोवियल ज्वाइंट। जो फाइब्रस ज्वाइंट होता है वो क्या होता है, इमूवेबल होता है। ऐसा क्यों होता है, बेसिकली इस तरह के जो ज्वाइंट्स हमारे स्कल बोन में पाए जाते हैं। और होता क्या है, इसमें एक बोन है और दूसरा बोन है, मान लीजिए एक बोन हो गया, दूसरा बोन हो गया, तो इन दोनों के अटैचमेंट या दोनों का जहां ज्वाइंट है इसके बीच में फाइब्रस कंपोनेंट होते हैं। बेसिकली ऐसे ज्वाइंट को हम सूचरल ज्वाइंट भी बोलते हैं, सूचरल ज्वाइंट भी बोलते हैं। सीरेशन प्रेजेंट होता है, ऐसे इनके बीच में फाइबर्स प्रेजेंट होती हैं जो इनको इमूवेबल बनाती हैं, इसलिए इन्हें हम फाइब्रस ज्वाइंट कहते हैं। एग्जांपल हम लिख सकते हैं ज्वाइंट ऑफ स्कल, ज्वाइंट ऑफ
क्रेनियल बोन या स्कल बोन बोल सकते हैं, सिंपली समझ सकते हैं। फिर हम बात करें हमारे यहाँ कार्टिलेजिनस ज्वाइंट की, जिसे कि हम बोलते हैं पार्शियली मूवेबल होता है। पार्शियली मूवेबल होता है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट की बात करें तो यहां पे मान लीजिए दो बोन्स अगर आर्टिकुलेट हो रहे हैं तो इनका आर्टिकुलेशन मार्जिन जो होता है, इनके बीच में कार्टिलेज लगी होती है और ये मूवमेंट को सर्टेन लेवल तक एलाउ करती है। सर्टेन लेवल तक क्या करती हैं? एलाउ करती हैं। जैसे हम बात करें तो ज्वाइंट बिटवीन वर्टिब्रल कॉलम्स, ज्वाइंट बिटवीन वर्टिब्रीज एंड हिप ज्वाइंट। यहां पे जो ज्वाइंट पाया जाता है वो मोशन को कुछ लेवल तक अलाउ करता है। जैसे वर्टिब्रीज हम मुड़ जाते हैं, झुक जाते हैं। अगर ऐसा होता है कि नहीं मुड़ पाते तो हम ऐसे होते, अगर ऐसा होता है कि पूरा मुड़ जाते तो मस्त गोल हो जाते। तो कुछ लेवल तक क्या करती हैं? मोशन को अलाउ करती हैं, मूवमेंट को अलाउ करती हैं। तीसरा हमारे पास जो है साइनोवियल ज्वाइंट है, थोड़ा इसको ध्यान से समझते हैं। साइनोवियल ज्वाइंट में मान लीजिए बोन है, ए भी बोन है, तो बेसिकली ये साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है। फाइब्रस कैप्सूल भी होते हैं, लेकिन साइनोवियल मेम्ब्रेन में यहां पे साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। बोन के एंडिंग पे डेफिनेटली हम कार्टिलेज तो बनाएंगे ही, लेकिन यहां पे क्या होता है? साइनोवियल फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है। साइनोवियल फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है। साइनोवियल मेम्ब्रेन हो गई, साइनोवियल मेम्ब्रेन हो गई, और इसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है। साइनोवियल फ्लूइड होता है और ये मोशन को क्या करता है? अलाउ करता है। मोशन को क्या करता है? अलाउ करता है, बोन्स के अलाउ। ठीक है, तो ऐसे ज्वाइंट को हम साइनोवियल ज्वाइंट कहते हैं। और आपके बुक में जो लिखा हुआ है लाइंस, वो साइनोवियल ज्वाइंट्स के बारे में ही लिखा हुआ है। तो हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। साइनोवियल ज्वाइंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी between the articular surface of two bones. Between the articular surface of two bones. Such an arrangement allows considerable movement. These joints helps in locomotion and many other movements. अगर हम एग्जाम्पल लें साइनोवियल ज्वाइंट का, तो सबसे बेहतर एग्जाम्पल होता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बहुत बार आपसे एग्जाम्पल पूछे गए हैं और एग्जाम्पल हमेशा पूछे गए हैं एनसीईआरटी के। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता क्या है? द ज्वाइंट विच अलाउ मूवमेंट ओनली, द ज्वाइंट विच अलाउ मूवमेंट इन ऑल एंगुलर प्लेन। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ऐसे ऐसे कैसे भी अपने हाथ को घुमा पा रहे हैं, ऐसे ऐसे, यानी कोई ऐसा ज्वाइंट जो हर एंगुलर प्लेन में मूवमेंट के अलाउ करे, उसे हम बोलते हैं क्या? बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इसका एग्जाम्पल आपके यहाँ दिया हुआ है बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल। फिर हमारे पास दूसरा ज्वाइंट होता है हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट किसे कहते हैं? द ज्वाइंट विच अलाउ मूवमेंट ओनली इन वन एंगुलर प्लेन, केवल एक एंगुलर प्लेन में। जैसे एल्बो को देखेंगे तो केवल एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये दूसरे डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएगा, ना इधर नीचे ना साइड में। तो द ज्वाइंट विच अलाउ मूवमेंट ओनली इन वन एंगुलर प्लेन दैट इज नोन एज हिंज ज्वाइंट। इसका एग्जांपल नी ज्वाइंट और एल्बो ज्वाइंट होंगे। तीसरा हमारा होता है पाइवोट ज्वाइंट। पाइवोट ज्वाइंट क्या होता है? पाइवोट ज्वाइंट में एक बोन जो होती है दूसरे पे रोटेट करती है। जैसे पढ़ेंगे बिटवीन एटलस एंड अल्ना, इसी वजह से हम क्या कर पा रहे हैं? एक बोन को दूसरे बोन के सॉकेट में घुमा पा रहे हैं। ये है हमारा पाइवोट ज्वाइंट। इसका एग्जांपल पूछा गया है बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। तीसरा हमारे यहां ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ग्लाइडिंग ज्वाइंट मतलब एक बोन जो होती है दूसरे के ऊपर ग्लाइड करती है। ग्लाइड का मतलब जैसे अंगूठा लेंगे तो ये जो हमारा अंगूठा है, जो कार्पेल्स हैं लिटिल बिट मूव कर पाती हैं, एक बोन दूसरे के ऊपर खिसक रही होती हैं, इसे हम बोलते हैं ग्लाइडिंग ज्वाइंट। और चौथा है हमारे पास सैडल ज्वाइंट। सैडल ज्वाइंट को हम पुअर टाइप ऑफ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं। सैडल ज्वाइंट का एग्जांपल हमारा थंब होता है। ये जो मेटाकार्पल्स इनके बीच में ग्लाइडिंग ज्वाइंट पाया जाता है। तो हमारे यहाँ मेटाकार्पल्स और थंब के बीच में जो ज्वाइंट पाया जाता है वो एग्जाम्पल है किसका? सैडल ज्वाइंट का। सैडल ज्वाइंट को हम पुअर टाइप ऑफ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट भी बोलते हैं। सैडल को हम पुअर टाइप ऑफ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट भी बोलते हैं।
तो जो हमारे फेलेंजेज, जो हमारे मेटाकार्पल्स हैं, जो कार्पल्स हैं, इनके बीच में ग्लाइडिंग ज्वाइंट, और जो थंब और मेटाकार्पल है इनके बीच में सैडल ज्वाइंट पाया जाता है। ये सर्टेन ज्वाइंट्स के आपके यहाँ एग्जांपल दिए हुए हैं। अब इस पार्ट में बचता है डिजीज ज्वाइंट्स के बारे में बात करें तो फाइब्रस ज्वाइंट के बारे में हमने बात कर ली है कि फाइब्रस ज्वाइंट डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट इज शोन बाय द फ्लैट स्कल बोन्स which fuse end to end with the help of dense fibrous connective tissue in the form of sutures to form the cranium। हमने एग्जांपल लिख लिया है। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट की जब हमने बात की थी तो the bones involved are joined together with the help of cartilage, the joint between the adjacent vertebrae in the vertebral column of the pattern and the permits the limited movement। that's why इसे हम in partially movable और इसे हम immovable joint भी बोलते थे। फिर आगे हम बात करें तो हमारे यहाँ कुछ डिसऑर्डर्स हैं। डिसऑर्डर्स हमारे यहाँ कुछ किससे हैं, कुछ हमारे यहाँ डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जो मसल्स वाले रीजन से हमें पढ़ना है, और कुछ बोन के डिसऑर्डर हम पढ़ेंगे। इसमें पहला डिसऑर्डर है माइस्थीनिया ग्रेविस। ठीक है, माइस्थीनिया ग्रेविस होता क्या है थोड़ा समझ लेंगे हम। माइस्थीनिया ग्रेविस समझने से पहले हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को समझ लेते हैं। सपोज करिए हमने बताया था कि हमारे यहाँ एक न्यूरॉन है जो हमारे यहाँ सिग्नल लेके आता है मोटर एंड प्लेट पे कि भैया किसी पर्टिकुलर मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराना है, और इसके लिए जो भी केमिकल एसिटिलकोलिन आता था उसके लिए हमारे मोटर एंड प्लेट पे क्या होते थे, न्यूरोट्रांसमीटर नहीं, यहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते थे उस पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर के लिए, यानी एसिटिलकोलिन के लिए। माइस्थीनिया ग्रेविस एक ऐसा ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें हमारे जो मोटर एंड प्लेट पे प्रेजेंट रिसेप्टर्स हैं वही खत्म हो जाते हैं। तो जब यहां रिसेप्टर रहेगा ही नहीं तो एसिटाइलकोलिन आएगा भी तो उसको रिसीव कौन करेगा, और जब ये रिसीव होगा ही नहीं तो हमारे मसल जो है वो डीपोलराइज कैसे होगी, तो डीपोलराइज भी नहीं हो पाएगी। तो इसे हम बोलते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। होता क्या है कि मोटर एंड प्लेट पे मौजूद यहाँ पे जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं वही जो है क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। और जब खत्म हो जाएंगे तो बेसिक सी बात है कि यहाँ फटीग, यानी जब हम चाहेंगे भी, जैसे मान लीजिए हमने सिग्नल दिया कि ये पेन हमें उठाना है तो सिग्नल तो पहुंच रहा होगा रिस्पेक्टिव मसल तक, लेकिन वहां मोटर एंड प्लेट पे रिसेप्टर रिसीव नहीं कर पा रहा होगा, इसलिए हम कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ फटीग होगा, वीकनिंग होगा, इवन पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल हो जाएगा। फिर हमारे यहाँ दूसरी बीमारी है जिसका नाम है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में होता क्या है कि यहाँ डिफेक्टिव डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की सिंथेसिस होने लगती है। इसमें लिखा होगा कि प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल मोस्टली ड्यू टू द जेनेटिक डिसऑर्डर। और बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर है क्या, तो हम बोलते हैं डिफेक्टिव डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनने लगता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डिफेक्टिव डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का डिफेक्टिव फॉर्मेशन होने लगता है, जिसकी वजह से हमें क्या शो होता है, ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है। फिर हम बात करें नेक्स्ट डिजीज की तो टिटैनी है। टिटैनी क्या होता है, तो रैपिड या वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होने लगे इन मसल्स ड्यू टू द लोअर कैल्शियम इन द बॉडी फ्लूइड। बहुत बार पूछा गया है रैपिड एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन। आप सोच रहे होगे कि कैल्शियम तो यार कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार था, बस आप इस लाइन पे कंफ्यूज जाते हो कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन इन द बॉडी फ्लूइड में कॉन्सेंट्रेशन कम की बात हो रही है, बॉडी फ्लूइड में, मसल में नहीं, सार्कोप्लाज्म में नहीं। तीसरा हमारे पास जो बीमारी है आर्थराइटिस है। हमारे यहाँ तीन बीमारी दी है, आर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस और तीसरा है रूमेटाइड आर्थराइटिस। जब भी हम बोन से बात करते हैं तो रूमेटाइड आर्थराइटिस को समझेंगे हम। तो रूमेटाइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें हम बोलते हैं कि जो हमारे यहाँ ये साइनोवियल जो ज्वाइंट है और साइनोवियल ज्वाइंट में जो साइनोवियल फ्लूइड है, साइनोवियल मेम्ब्रेन के अलॉन्ग, यहाँ पे कार्टिलेज तो होंगे ही होंगे। रूमेटाइड आर्थराइटिस अगर आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि होगा क्या, यहाँ पे जो साइनोवियल फ्लूइड है इसमें पैनस का फॉर्मेशन चालू हो जाता है। क्या बनने लगता है, पैनस, ऐसे ऐसे क्रिस्टल बनने लगते हैं। और क्रिस्टल बनने लगेंगे तो ठीक वही बात हो गई कि जैसे मान लीजिए आपके घर के दरवाजे में ही लाके बालू डाल दो, डस्ट डाल दो, तो वो ओपनिंग उसकी उतनी फ्रीली नहीं होती, यानी फ्रिक्शन मिलने लगता है। फ्रिक्शन मिलेगा तो कार्टिलेज डैमेज होना चालू हो जाएंगे, तो पैनस का फॉर्मेशन होने लगता है आपके यहाँ किसमें, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, जो कि एक क्या है,
ऑटो इम्यून डिजीज है। क्या है भैया? ऑटो इम्यून डिजीज है। वैसे ही हमारे यहाँ आर्थराइटिस, जब भी किसी डिजीज में आइटिस टर्म हम लगा देते हैं, मीन इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन। तो हमारे यहाँ 3 बीमारियां हैं जिनका सिम्टम सेम होंगे, आर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस और रिमोटॉइड आर्थराइटिस। यहाँ रिमोटॉइड आर्थराइटिस नहीं लिखा हुआ है। रिमोटॉइड आर्थराइटिस में होता क्या है, एक ऑटोइम्यून डिजीज है जिसमें साइनोवियल जो कैविटी है उसमें पैनस का फॉर्मेशन होने लगता है ड्यू टू आरए प्रोटीन। ठीक वही सिम्टम हमारे आर्थराइटिस में भी शो होता है। यहां पे भी इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स होता है। और गाउट की बात करें, गठिया की बात करें, तो यहाँ पे पैनस की जगह यूरिक एसिड का डिपोजिशन होने लगता है बिटवीन द साइनोवियल मेम्ब्रेन। इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। यूरिक एसिड के क्रिस्टल यहां बनने लगते हैं। ये बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस। पोरोसिस मतलब पोर बन जाना, सिंपल सी बात है, डीमिनरलाइज हो जाना बोन का। एज रिलेटेड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द डिक्रीज बोन मास, क्योंकि बोन हमारा बना हुआ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से, जब डीमिनरलाइज हो जाएगा तो डेफिनेट सी बात है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट कम होते ही बोन का मास कम होने लगेगा और बोन उतना स्ट्रांग नहीं कर पाएगा, रह पाएगा। तो बेसिकली है क्या कि फीमेल्स में देखा जाता है जब मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है तो ऑस्टियोपोरोसिस उसमें कॉज होती है। ये सर्टेन डिजीज है जो आपके एनसीईआरटी में डिस्कस की गई हैं। इन सर्टेन डिजीज के बाद जैसा कि हमने बताया था कुछ क्वेश्चन पे हम नजर डाल लेते हैं। क्वेश्चन है, लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन 2 सक्सेसिव स्टिमुलाई इज सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज। जैसे मान लीजिए कि हमने किसी पर्टिकुलर समय पे किसी मसल को, जैसे हम किसी मसल की बात कर लें, अगर हमने बोला था कि क्वेश्चन सही होंगे हमेशा, हम किसी मसल की बात कर लें तो हम स्टेट ऑफ मसल और टाइम की बात करें तो जब भी हम कोई स्टिमुलस देते हैं तो हमारी मसल कुछ देर तक तो लेटेंट फेज में होती है। कुछ देर तक क्या होती है? लेटेंट फेज में होती है, उस स्टिमुलस को रिसीव करती है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, फिर वो रिलैक्स होती है। फिर वो रिलैक्स स्टेट में जब आती है तब जाके उस अवस्था में पहुंचती है कि वो दूसरा जो स्टिमुलस है उसे रिसीव कर पाए। लगभग हम मसल्स की बात करें तो ये टाइमिंग 22 मिलियन मिली सेकेंड की होती है। 22 मिली सेकेंड की होती है टाइमिंग, यानी 22 मिली सेकेंड में कोई मसल 2 मिली सेकेंड किस में रहता है? लेटेंट फेज में। 10 मिली सेकेंड रहता है हमारे कॉन्ट्रैक्शन फेज में और 10 मिली सेकेंड लगता है उसे रिलैक्स स्टेट में आने में। बहुत ध्यान से समझिएगा। लेकिन अगर हम कॉन्ट्रैक्शन फेज में, चूंकि हमारे यहाँ रिफ्रैक्टरी पीरियड की बात करें तो स्केलेटल मसल का अलग और कार्डियक मसल का अलग होता है। अगर हम रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है? द टाइम पीरियड बिटवीन 2 सक्सेसिव स्टिमुलस इज नोन एज रिफ्रैक्टरी पीरियड। अगर हम बात करें अपने स्केलेटल मसल की तो रिफ्रैक्टरी पीरियड इनका 5 मिली सेकेंड होता है। तो सपोज करिए कि 5 मिली सेकेंड में हमारी स्केलेटल मसल कहां पे होगी? यानी कॉन्ट्रैक्शन फेज में ही होगी, तभी ये दूसरा स्टिमुलस रिसीव कर ले रही है। कॉन्ट्रैक्शन फेज में ही है तभी ये दूसरा स्टिमुलस रिसीव कर ले रही है एंड दैट कंडीशन इज नोन एज टिटैनिक। टिटैनस कहते हैं इसे। क्या बोलते हैं भैया? टिटैनस कहते हैं। टिटैनस, और याद रखें कि आपके बॉडी में जो नॉर्मल फंक्शन हो रहा है वो टिटैनस की वजह से हो रहा है। लेकिन यही टिटैनस जब वॉलंटरी होता है, जब अपने कंट्रोल में होता है कि भैया हमें पेन उठाना है, तब सही। लेकिन यही जब इनवॉलंटरी कंट्रोल में आ जाता है तो हम बोलते हैं बीमारी हो गई, लॉक जॉ, पैरालिसिस, ऐसे बोलते हैं ना, टिटैनस हो गया। जब हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में है दैट इज गुड, तभी हम सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जब ये इनवॉलंटरी हो जाता है तो हमारे लिए खतरा हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द मॉलिक्यूल शोन इन द गिवन डायग्राम एटीपीज एक्टिविटी इज प्रेजेंट इन। भैया कहां प्रेजेंट होगा? एक एटीपी बाइंडिंग साइट होता है और एक एटीपीज बाइंडिंग साइट होता है। तो एटीपी बाइंडिंग साइट कहां प्रेजेंट होता है? वहीं पे एटीपीज की एक्टिविटी होगी। तो एटीपीज की एक्टिविटी कहां होगी भैया? बी पे होगी। बी ही तो एटीपी बाइंडिंग साइट है। सिंपल है, आपके एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर प्रेजेंट इन द वन सब यूनिट ऑफ मायोसिन फिलामेंट? भैया मायोसिन फिलामेंट की बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि भैया टेल और क्रॉस आर्म पाया जाता है। टेल वाले रीजन में हम बोलते थे क्या कि भैया लाइट चेन मीरोमायोसिन है, लाइट चेन मीरोमायोसिन, और क्रॉस आर्म में हम बोलते थे हैवी चेन मीरोमायोसिन। बोला करते थे कि नहीं भैया? बोला करते थे। तो भैया 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन पाया जाता था। सिंपली आंसर आपको दिख रहा होगा। चलिए भैया अगला सवाल देख लें। गिवन बिलो द 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। याद रहे असर्शन रीजन सॉल्व करते समय पहली बात, जब भी आप असर्शन रीजन में असर्शन पढ़ लीजिए और असर्शन अगर सही है तो उसमें दैट्स वाई या बिकॉज लगाइए। अगर राइमिंग बनती है तो रीजन भी सही है। रैपिड स्पैज्म यानी वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स ड्यू टू द कैल्शियम
इन बॉडी फ्लूइड इज कॉल्ड गाउट डिजीज। क्या ये बात सही है? इसे तो हम टिटेनी बोला करते थे भैया, गाउट तो बोला नहीं करते थे। ये तो स्टेटमेंट ही गलत है, तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत है जरूरत है। दूसरा है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये भी बात गलत है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बात करें तो जेनेटिक डिसऑर्डर है, और उसमें क्या होता है, डिफेक्टिव डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन बनने लगता है। ये जो स्टेटमेंट लिखा है वो तो लिखा है किसका, माइस्थीनिया ग्रेविस का स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्या है, इनकरेक्ट है। दूसरा आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिसऑर्डर ऑफ मसल्स इन ह्यूमंस। फेल्योर ऑफ न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन इन माइस्थीनिया ग्रेविस कैन प्रिवेंट नॉर्मल सेलोइंग। दूसरा, एक्युमुलेशन ऑफ यूरिया एंड क्रिएटिनिन इन द जॉइंट्स कॉजेज देयर इन्फ्लेमेशन। यूरिया की बात हो रही है। एन ओवरडोज ऑफ विटामिन डी कॉजेज ऑस्टियोपोरोसिस। रैपिड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल कॉजेज मसल्स डिस्ट्रॉफी। रैपिड कॉन्ट्रैक्शन मसल डिस्ट्रॉफी कॉज करेगा। सेलेक्ट द करेक्ट। तो यही बोल ही गए, फेल्योर ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, क्योंकि भैया मसल का जो पैरालिसिस होने लगती है इसमें, तो सिंपल सी बात है, स्वेलोइंग भी तो नहीं कर पाएंगे हम। फिर हम बात करेंगे सर्जन, ए सार्कोमियर कंसिस्ट ऑफ 1 ए बैंड एंड 2 हाफ आई बैंड। सही है, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन 2 जेड लाइन को हम सार्कोमियर कहा करते थे। द शीथ कवरिंग द बंडल ऑफ मसल फाइबर इज कॉल्ड पेरीमाइसियम। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन द शीथ कवरिंग द बंडल ऑफ मसल फाइबर इज कॉल्ड पेरी, ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्या दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को डिफाइन कर रहे हैं? नहीं। तो बोथ आर ट्रू बट एक्सप्लेन सही नहीं कर रहा है। एक यहां की बात है पंजाब की, तो दूसरी बात हरियाणा की हो रही है, इसीलिए। फिर हम बात करेंगे, द शीथ कवरिंग द बंडल्स ऑफ मसल फाइबर इज कॉल्ड पेरीमाइसियम। गुड। पेरीमाइसियम इज शीथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। दोनों सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सही बात है कि नहीं? बी आंसर। और सबसे लेटेस्ट में जो आपको सबसे फेवरेट लगता है वो स्लाइड, थैंक यू। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ और धमाका मचाएंगे। बस साथ लगे रहिए। एनसीईआरटी की लाइंस आप एकदम प्यार से पढ़ लेंगे, प्यार से समझ जाएंगे। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में।